को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योत और प्राण है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। भारतीय संविधान की उद्देशिका। हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता था। संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा के जो तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जो अंत में 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। इस तरीके से 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार भी जोड़े गए थे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका। आइए देखते हैं संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार के विचार जोड़े गए हैं और यह कैसे पारित हुआ था। संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यह संविधान उद्देशिका का निर्माण प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए इन्हें संविधान की उद्देशिका को विस्तार से वर्णन करते हैं और समझते हैं। इस उद्देशिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से अधिक बहुत अधिक है और यह एक घोषणा पत्र है कि एक दृढ़ निश्चय है कि यह प्रतिज्ञा का दायित्व है कि हमें विश्वास है कि हम एक वृत्त हैं और यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहते थे। इस तरह हमने इतने दिनों तक इसी अभिलाषा में रहे कि हमारा स्वप्न क्या है, यानी कि इन शब्दों से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या करें और क्या करने के लिए प्रेरित हों तथा हम किस तरह राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है। आइए इसका वर्णन करते हैं। संविधान के मूल एवं आदर्श। उद्देशिका में यह बताया गया है कि जनता की वे अभिलाषाएं जिसमें शामिल था पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा आंदोलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आजाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन की भावनाएं जागृत की थी। हम भारत के लोग, इसका अर्थ है इस संविधान को जैसे अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, तो यह वाक्यांश है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब समस्त भारत जो है स्वतंत्र नागरिकों के प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या
विदेशी शासन ने नहीं दिया है। यह वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाया, अतः जनता के इस देश को सर्वोच्च शक्ति भी माना जा सकता है। अंगीकृत का अर्थ होता है मान्यता देना, अधिनियम का अर्थ होता है कानून का स्वरूप देना, और आत्मसमर्पित का अर्थ होता है अपने आप को देना। हम भारत के लोग के अंतर्गत यह लागू किया जा सकता है। अगला, डॉक्टर जैसे भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रस्तावना से यह स्पष्ट भी होती है कि इस संविधान में यह आधार जो है जनता का है, जो इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्व सब जनता क्या हो से प्राप्त हो, और जनता ही इसे अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मसमर्पित करती है। अगला आता है प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ होता है जैसे किसी भी जो बाहरी शक्ति रहती है, जैसे कोई दूसरा देश है, उसकी शक्ति से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। देश के जो अंदर भी प्रभुत्व संपन्न युक्त राज्य का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसके पीछे देश के सभी जो निवासियों हों उनकी सहमति अनिवार्य है, और विदेशी नीति हो या आंतरिक नीति हो, जनता का राज्य स्वनियंत्रित होना चाहिए। इससे ये होता है कि वह शक्ति जो है, कोई भी शक्ति है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया है। यह भी कहा जा सकता है कि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हो गया, जिसे हम भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं। अगला आते हैं समाजवादी। यह जो अवधारणा है 1977 में जुड़ी गई थी, लेकिन इसका आशय यह था कि वह भारत में अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहते थे, और प्रयास यह था कि वह सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक और सभी के लिए सामान्य होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद ना हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जैसे भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार तो नहीं चलता है, आप जानते ही होंगे, लेकिन इसका सुझाव यह था कि धर्म या पंथ के प्रति होगा या ना हो, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के लोग विभिन्न धर्म पंथों की आस्था रखने वाले होते ही हैं। इसमें कई प्रकार के लोग कई प्रकार के धर्म मानने वाले रहते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई अव्यवहार नहीं होना चाहिए। राज्य में सभी के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। वह सभी अपने धर्म को मानने के भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी समानता, किसी भी धर्म के मामलों पे दखल भी नहीं देना चाहिए, और किसी प्रकार का उन्हें बाध्य भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सार्वजनिक शांति, व्यवस्था और नैतिक स्वास्थ्य प्रभावित हो, वह राज्य हस्तक्षेप भी ना कर सके। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जो है जनता से उत्पन्न, मतलब जनता के हाथों में होती है। निश्चित अवधि के बाद चुनाव के द्वारा फिर सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार होते हैं उनके माध्यम से जनता के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिससे प्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायी पूर्ण कार्य को कर सके जनता की भलाई के अंतर्गत। इसमें बहुदलीय प्रणाली, विधि या कानून का प्रशासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्णय की साधन से होते हैं। जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल जो लोकतंत्र के घटक भी मान सकते हैं। इस तरीके से जन भागीदारी से ही लोकतंत्र कहलाती है। अगला है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति है वंशानुगत न होकर वह चुनाव
की प्रक्रिया से बनता है। वंशानुगत का अर्थ होता है जैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रपति के पद ग्रहण नहीं कर सकते, इसके लिए चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, वह गणराज्य कहलाते हैं। भारत व पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में क्या होते हैं, शासन की प्रमुख जो है वंशानुगत राज परिवार का मुखिया ही होता है। अतः वहाँ लोकतंत्र का संविधान है मगर गणराज्य नहीं है। स्वतंत्र तो है लेकिन वह गणराज्य नहीं माने जा सकते। वे संवैधानिक राजशाही हैं। गणराज्य में जो जन प्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि हम किस तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित हो और असमानता न हो। समाजवादी, जो किसी धर्म पर आधारित ना हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ हो जाता है जिसमें शासन लोगों की इच्छा अनुसार चले। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है जिसका शासन प्रमुख वंशानुगत न होकर गणराज्य हो। इस प्रकार से यह उद्देशिका के प्रस्ताव में पारित किया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय से तात्पर्य यह है कि जिसका किसी के हक या अधिकार हैं उसे न मिले। अगर कोई व्यक्ति वह शासन का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करना भी बहुत आवश्यक है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह इसकी सहायता ले सकता है, लेकिन वह शासन के विरुद्ध उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। किसी को उसकी गरीबी, राजनीतिक विचार, जाति, धर्म, लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहना पड़ता। तो गणराज्य का दायित्व यह है कि उनके अधिकारों को दिलाएं और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सहयोग कर उनके आर्थिक स्थिति को सुधारें। न्याय गहरे रूप से यह भी माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तव में तो न्याय एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना भी कठिन होता है, लेकिन किसी का अधिकार क्या है, किस प्रकार है, निर्धारित करते हैं। इस प्रकार न्याय को विचार कर वह सही तरीके से निर्णय लेना ही न्याय कहलाता है। और यह गणराज्य के अंतर्गत न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की उद्देशिका में हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हम स्वयं निर्णय ले सकें और अपने जीवन को किस तरीके से जिएं, किस तरीके से जीना चाहिए, यह हम स्वतंत्र है। इसके लिए हमें किसी प्रकार के कोई दूसरे बाध्य नहीं कर सकते उनके अनुसार चलने के लिए। उन्हें किसी भी बात को मानने या न मानने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या न करने का अधिकार होना चाहिए। इसकी केवल एक शर्त यह है कि वह दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न हो या किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने का प्रयास न करें। न्याय की स्वतंत्रता यह भी है कि वह दार्शनिक अवधारणा के आधार पर भी स्वतंत्र होना चाहिए। हर व्यक्ति स्वयं में निर्णय लेने के लिए भी सक्षम बने रहें। वह अपने परिवार, समाज, बड़े बुजुर्ग, पति, पत्नी या शासन के प्रभाव से मुक्त होकर सोचने और विचार करने एवं निर्णय लेने का भी अवसर उन्हें मिलने चाहिए। इसी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उभार सकता है और अपने आप को विकसित भी कर सकता है। इस प्रकार से हमें स्वतंत्रता पर विचार भी विकसित करना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान दो तरह की समानता की बात करते हैं जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर शामिल हैं। प्रतिष्ठा समानता
जो भारत की कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सदियों से हमारे समाज में जो है प्रतिसत्ता, जातिवाद और साम्यवाद के चलते ही यह प्रतिष्ठा में बहुत असमानता थी। लेकिन कुछ लोगों की अप्रियता भी माना गया है। इसका कारण वे अनेक अधिकारों से वंचित रहे। दूसरी ओर समाज की कई श्रेणियां बनी हुई थीं जिसे विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उदाहरण के तौर पर जैसे राज परिवार और उनसे जुड़े लोगों को ऊंची जाति के लोगों को आम लोगों से अलग माना जाता है। इसके अलावा कई लोग जो अंग्रेजी शासन के वफादार थे और उन्हें शासन की ओर से विशिष्ट दर्जा भी प्राप्त होता है। लेकिन असमानताओं को खत्म करने के लिए इस बात पर व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन जी सके और मनचाहे काम कर पाए, इसके लिए यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो कानून की दृष्टि से सबको समान अधिकार या दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, दलित हो या किसी भी वर्ग का हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। इसी प्रकार सार्वजनिक जीवन में जैसे लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया और कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद पर हासिल कर सकता है और वह सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग सभी के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व। आइए देखते हैं इसका। इससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता, समानता व्यक्तियों के लिए थी, लेकिन यह स्वतंत्र समानता प्राप्त जो है व्यक्ति को आपस में विरोध में ना खड़े कर दें और एक साथ रहें और अपनी सामूहिक को बनाए रखने के लिए इसके लिए उन्हें बंधुत्व की आवश्यकता होती है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते जो केवल हर एक व्यक्ति अपनी बात, सोच और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। हम यह चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखें, सहयोग करें, साझे राष्ट्र का निर्माण करें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। लेकिन ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो, जिसमें केवल राष्ट्र का सर्वोपरि मानना चाहिए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखें। तो संविधान की उद्देशिका से हमारे संवैधानिक मूल्य भी अंकित किए गए हैं, जिसके आधार पर केवल हमारे शासन को संचालित नहीं बल्कि यह देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन जीने एवं स्वतंत्र रूप से निभाने का निर्णय लिया गया है। विचार